हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 12 नवंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ ये रहता है इस करंट अफेयर्स के सेशन में कि हम आपका बहुत कम समय लेते हुए मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाएं। ठीक है, तो ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे उस दिन के फोकस करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स को याद करने का एकमात्र तरीका है रिवीजन। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 से 15 दिन आप हमारी इस क्लास को ज़रूर करके देखिए, एक बार ट्रायल लेके देखिए। इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में डेफिनेटली देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको नजर आएंगे कि इसी सेशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो विद दिस नोट आइए आज की क्लास हम अपनी शुरू कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली ई बुक भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा छोटा सा सैम्पल है अक्टूबर मंथ की ई बुक का। यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हम हाईलाइट्स का यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके, पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकें, उनको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम दोबारा से सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी जिसका नाम है नेक्सकार 19, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इसको विकसित किया है इम्यूनो एसीटी नामक कंपनी ने आईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से। ठीक है, दूसरा प्रश्न था, नवंबर 2025 में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? तो ये देश है डेनमार्क। और याद रखिएगा कि अगर 13 से 14 साल के बच्चे हैं तो वो अपने पेरेंट्स की परमिशन से सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 15 साल से कम जितने भी बच्चे हैं अब डेनमार्क में वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अडलगिव ह्यूरॉन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में किसे प्रथम स्थान दिया गया? तो ये हैं शिव नादर। इसमें टॉप 3 सबसे उदार व्यक्ति की बात करेंगे तो पहले पोजीशन पर शिव नादर हैं 2700 करोड़ रुपए के दान के साथ। दूसरे पे है मुकेश अंबानी फैमिली 626 करोड़ रुपए के दान के साथ। और तीसरे पर है यहाँ पर बजाज फैमिली 446 करोड़ रुपए के साथ। भारत के अंदर अगर हम महिलाओं की बात करेंगे तो रोहिणी नीलकनी ये फर्स्ट पोजिशन पर हैं। ठीक है, विश्व टीकाकरण दिवस 2025 हमने कब मनाया? 10 नवंबर को। थीम क्या रखी इस साल के लिए? सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। ओके, नेक्स्ट था, नवंबर 2025 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण कर लिया? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल। भारत के 91 नंबर के शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है राहुल VS। इसी के साथ हमने देखा था कि 98 नंबर के शतरंज ग्रैंडमास्टर अभी पिछले हफ्ते बने हैं और इनका नाम है इलम पार्थी AR। ठीक है, ये तमिलनाडु से है। नवंबर 2025 में कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? तो ये देश है स्वीडन। यहाँ पर अब सिर्फ क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह चलेंगे, कैश नहीं चलेगा। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित हो रही है अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में, यानी आंध्र प्रदेश में। और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई हैं? तो ये हैं शीतल देवी। और ये कौन से जगह को बिलोंग करती हैं इंडिया से? तो ये जम्मू कश्मीर से हैं। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का क्या नाम है? इसका नाम है QPI AI इंडेस। नवंबर 2025 में भारत ने छत्तीसगढ़ से किस देश को फोर्टिफाइड चावल कर्नल का पहला निर्यात किया है? तो नवंबर में भारत ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका चावल का जो है पहला निर्यात कर दिया है। टोटल 12 मेट्रिक टन इसके निर्यात हुए हैं। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का अपना वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया? तो ये नाम था वाइप कोडिंग। ये वर्ड जो है ये इनका वर्ड ऑफ द ईयर बना है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को और ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, आइए आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया, वो किस देश से संबंधित हैं? हाल ही में जो इंटरपोल मेडल है ये दिया गया है शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को, और ये कौन से देश से संबंधित है? आंसर है ए ऑप्शन, बहरीन। ठीक है, आइए देखते हैं इनके बारे में। शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा बहरीन के शाही परिवार के सदस्य हैं और मई 2004 से बहरीन के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, सम्मान क्यों दिया गया उन्हें सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और योगदान के लिए ये पदक दिया गया है। इंटरपोल की यहाँ पर हम बात करेंगे तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इसका उद्देश्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ पुलिस बलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया के वियना में। इसके महासचिव हैं वॉल्डेसी उर्किजा, अध्यक्ष हैं अहमद नासिर अल राइसी। ठीक है, और इसमें टोटल 196 सदस्य देश हैं इसके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बहरीन। ये बहरीन देश को बिलोंग करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम थोड़ी सी बहरीन के बारे में बात कर लेते हैं। बहरीन एक मिडल ईस्टर्न नेशन है, यानी कि ये एक देश है मिडल ईस्ट में जो कि लोकेटेड है। बहरीन की कैपिटल क्या है? बहरीन की कैपिटल है मनामा, और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? बहरीनी दिनार। ठीक है, ये इसकी करेंसी है। चलिए यहाँ पे कुछ 2025 के इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान की लिस्ट एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पहला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस साल का दिया गया है लाज़लो क्राज्नाहोरकई को, और कौन से देश को ये बिलोंग करते हैं? आंसर है हंगरी। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है इस साल नितिन गडकरी को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का इक्वेटर पुरस्कार दिया गया बीबी फातिमा स्व सहायता संघ को। वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था बन गई है एजुकेट गर्ल्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीत लिया है मनिका विश्वकर्मा ने। पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया एडेमोला ए एडेनले को। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से नवाजा गया है सुनील अमृत को। लिविंग ब्रिज पुरस्कार इस साल का मिला है कीर स्टारमर को, और अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 दिया गया है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान की लिस्ट है। आप इनको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए और इनको याद में रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे हम टॉपिक वाइज पूरा करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग टॉपिक्स को देख रहे हैं। जैसे कि पुरस्कार और सम्मान की वीडियो अलग आ रही है, शिखर सम्मेलन की जो वीडियो है उसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन को डिस्कस किया है 2025 के। तो अगर आप इस तरह के माध्यम से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं कैटेगरी वाइज में, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया? तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने हाल ही में ऑपरेशन लॉन्च किया है पिंपल, और किस लिए लॉन्च किया है? तो इनफिल्ट्रेटर्स के लिए इन द केरन सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों के खिलाफ। ठीक है, तो भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन पिंपल नाम का अभियान शुरू किया। यह अभियान 7 नवंबर 2025 को स्टार्ट किया गया था, और इसमें भारतीय सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मिलकर संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ऑपरेशन पिंपल। इसी के साथ हमने पिछले दिनों देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया था हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, और क्या रीज़न था? बिकॉज ऑफ पहलगाम अटैक। ठीक है, पहलगाम अटैक जो कश्मीर में हुआ था उसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने इन रिस्पॉन्स ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके बाद जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान में भी जो बहुत सारे टेररिस्ट बेसिस थे उनको नष्ट किए गए या विध्वस्त किए गए थे। ठीक है, अगला है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? ये इंडिया का पहला ऐसा इलेक्ट्रिक रॉकेट है, इसका नाम है वायुपुत्र, और इसको डेवलप कर दिया है स्पेस किड्स इंडिया ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट डेवलप किया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है वायुपुत्र। भारत के पहले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को चेन्नई स्थित कंपनी स्पेस किड्स इंडिया ने विकसित किया। यह रॉकेट पूरी तरह से बिजली से चलता है और पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे पारंपरिक ईंधन और उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वायुपुत्र रॉकेट को बनाने के लिए कार्बन फाइबर और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। इसे 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया, जिससे कि ये हल्का और एकदम सटीक बन पाया है। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्पेस किड्स इंडिया। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 हमने कब मनाया? नेशनल एजुकेशन डे हमने सेलिब्रेट किया है 11 नवंबर को। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये दिन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। भारत सरकार ने 2008 में इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था और इस साल के लिए हमने थीम रखी एआई और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। तो 2 ही चीज़ें याद रखनी है। नेशनल एजुकेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 11 नवंबर को और इस साल के लिए थीम है। ओके, ऑप्शन में है 12, 9 और 10 नवंबर। आइए देखते हैं इस दिन हम क्या मनाते हैं। 12 नवंबर को होता है आपका वर्ल्ड निमोनिया डे। ठीक है, जो निमोनिया बीमारी है उस चीज़ के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इस दिन। 9 नवंबर को होता है आपका नेशनल लीगल सर्विसेज डे। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज डे हम मनाते हैं 9 नवंबर को। 10 नवंबर को आपका होता है वर्ल्ड लेवल पे इम्यूनाइजेशन डे, यानी हम इस दिन ये बात करते हैं कि इम्यूनाइज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी टीकाकरण की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है मालाबार और इसको कहाँ पर कंडक्ट किया गया है? तो आंसर है उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये क्वाड समूह के सदस्य ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन। भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है INS सह्याद्री ने। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा कि इंडिया की तरफ से कौन सी जहाज गई थी पार्टिसिपेट करने। इसमें 2 चरण होते हैं, एक बंदरगाह चरण जिसको हम हार्बर फेज कहते हैं, दूसरा है समुद्री चरण यानी कि सी फेज। संयुक्त बेड़े का संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास आदि शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ पैसिफिक का गुआम। ओके, पिछले दिनों इसी तरह से समुद्र शक्ति एक्सरसाइज न्यूज़ में आई थी और समुद्र शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है इंडोनेशिया के साथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की तरफ से इसमें कौन सी जहाज़ गई थी पार्टिसिपेट करने? तो इंडिया की तरफ से हमारी गई थी INS कवरती पार्टिसिपेट करने। तो 2-3 बातें आपको याद रखनी होती हैं किसी भी एक्सरसाइज से। पहली बात तो कि वो एक्सरसाइज कौन से 2 देश के बीच में हुई है, या अगर मल्टीलेटरल है तो अलग बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इंडिया की तरफ से कौन सी जहाज़ या प्लेन गई थी पार्टिसिपेट करने। और तीसरी बात यह कि वो जो इवेंट है वो इस साल कहाँ पर हुआ। ठीक है, अगला है, फॉक्स नेशन ने पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया है मेलानिया ट्रम्प को। ठीक है, किसने दिया है? फॉक्स नेशन ने। तो फॉक्स नेशन ने वर्ष 2025 के पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प को सम्मानित किया है। ये पुरस्कार उन्हें उनकी मानवीय पहलों, डिजिटल सुरक्षा में योगदान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं बाल संरक्षण के प्रयासों के लिए दिया गया है। पैट्रियट ऑफ द ईयर फॉक्स नेशन का सर्वोच्च वार्षिक पुरस्कार होता है जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इससे पहले 2024 में डोनाल्ड ट्रम्प को ये सम्मान ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 फॉक्स नेशन देता है और इस साल इसकी विनर साबित हुई हैं मेलानिया ट्रम्प। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में डोनाल्ड ट्रम्प भी हैं और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात हम क्या जानते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प को इजराइल का हाईएस्ट जो ऑनर है वो इस साल मिला है। ठीक है, अगला है, संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? कौन सी फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री है यहाँ पे जिसने कि ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशंस की वाटर ट्रीटी को? करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने संयुक्त राष्ट्र जल संधि की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इसका औपचारिक नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड द यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में हेलसिंकी में, अपनाई गई थी और 1996 में फिर इसको लागू कर दिया गया था। अधिकार क्षेत्र प्रारंभ में ये यूरोप और मध्य एशिया तक सीमित था, लेकिन वर्ष 2016 से सभी यूनाइटेड नेशन सदस्य देशों के लिए ये खुल गई है। उद्देश्य क्या है? साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, संघर्षों की रोकथाम एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत सदस्य देश ये सुनिश्चित करते हैं कि सीमा पार जल का उपयोग उचित, समान व सतत तरीके से किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बनी जिसने कि ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशंस की वाटर ट्रीटी को। इसी के साथ पिछले दिनों हमने बात करी थी कि फर्स्ट कौन सा लैटिन अमेरिकन नेशन है, यानी लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसने कि हाल ही में अलाउ कर दिया है अपने कंट्री में यूथनेशिया को। यूथनेशिया क्या होता है? इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। अगर किसी को लॉन्ग टर्म कोई बहुत पेनफुल बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी है जिसको कभी क्योर नहीं किया जा सकता, कभी वो ठीक नहीं हो सकता, तो वो अपनी इच्छा से मृत्यु की
डिमांड करते हैं, तो इसी चीज़ को हम यूथनेशिया कहते हैं, ठीक है। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूथनेशिया को अब तक अलाउ किया है, और पहली लेटिन अमेरिकन नेशन जिसने कि यूथनेशिया को अलाउ किया वो बना है उरुग्वे, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 2025 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? विच बीएसएफ ट्रैकर डॉग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल केनाइन वीरता अवार्ड 2025? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बबीता, ठीक है। तो सीमा सुरक्षा बल की बहादुर ट्रैकर डॉग बबीता को हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बबीता को यह सम्मान असाधारण साहस, अटूट निष्ठा और विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया। बबीता ने पंजाब के अमृतसर सेक्टर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे तस्करों को पकड़ने में मदद मिली थी, ठीक है। तो यही रीज़न है कि नेशनल केनाइन वीरता अवार्ड बबीता डॉग को दिया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। बीएसएफ की यहाँ पे बात करेंगे अगर हम, तो पिछले दिनों इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है। क्यों लॉन्च किया था? इन्होंने राजस्थान के बॉर्डर पे लॉन्च किया था बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन अलर्ट किसने लॉन्च किया? तो बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, और कहाँ पर लॉन्च किया था? तो राजस्थान स्टेट में, ठीक है। अगला है, सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर है जो शीर्ष स्थान पर रहा? सिटी लाइफ इंडेक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके मुताबिक हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी है एशिया की? तो ये है इंडिया का मुंबई, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में भारत का मुंबई शहर शीर्ष स्थान पर रहा। ये सर्वेक्षण ब्रिटिश मीडिया प्लेटफॉर्म टाइम आउट द्वारा किया गया। ये रैंकिंग शहर के निवासियों की जीवन शैली, सामाजिक जुड़ाव, नाइट लाइफ, खानपान और समग्र खुशी के स्तर पर आधारित है। मुंबई दुनिया के सबसे खुश शहरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो एशिया के शीर्ष 3 खुशहाल शहर कौन से साबित हुए? पहला था भारत का मुंबई, दूसरा है चीन का बीजिंग और तीसरा है चीन का शंघाई शहर, ठीक है। और यहाँ पर हम दुनिया की अगर बात करेंगे तो ये तो एशिया की हमने बात करी। अगर हम दुनिया पे देखेंगे टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटीज़ कौन से हैं? पहले पे है यूएई का अबू धाबी, दूसरे पे है कोलंबिया का मेडलिन और तीसरे पे है साउथ अफ्रीका का केप टाउन, ठीक है। तो ये एशिया के 3 सबसे खुशहाल शहर हैं और ये दुनिया के टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटीज़ हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, इंडिया का मुंबई शहर। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से सूचकांक दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। पहला है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025। इसमें भारत की रैंक है 131 और पहले स्थान पर था आइसलैंड। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 की बात करेंगे तो हमारी स्थान है 118, पहले स्थान पर था फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी रैंक है 151 और पहले स्थान पर है नॉर्वे। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान मिला है पारादीप बंदरगाह को, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य साबित हुआ राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में हमारी पोजीशन है 25 और पहले स्थान पर है अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में हमारा स्थान है 14 और पहले स्थान पर है बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में हमारी रैंक है 4थी और पहले पोजीशन पर है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में हमारी रैंक है 96 और पहले स्थान पर है डेनमार्क। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में हमारी पोजीशन है 10 और शीर्ष स्थान पर था डेनमार्क, ठीक है। नेक्स्ट है 100 अरब डॉलर जो कि बनते हैं 8.87 लाख करोड़ रुपए। इस निवेश के साथ बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा बन गया है? कौन सा इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर लिया है? ये बन गया है भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाले चुनिंदा भारतीय कंपनियों के क्लब में जगह बना ली है। नवंबर 2025 में SBI USD 100 अरब मार्केट कैप पार करने वाली ये 6ठी भारतीय कंपनी बनी। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में SBI का शुद्ध लाभ हुआ है 20,159 करोड़ रुपए, जो 10% की वार्षिक वृद्धि है। बैंक का कुल कारोबार पहली बार 100 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, ठीक है। अन्य कंपनियां जो 100 अरब डॉलर मार्केट कैप क्लब में हैं वो कौन कौन सी हैं? रिलायंस, HDFC बैंक, एयरटेल, TCS और ICICI बैंक, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना जिसने कि क्रॉस कर लिए हैं $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओके। इसी के साथ 2025 में कौन सी ऐसी बैंक है जिसने कि अपना पहला ATM स्थापित कर दिया है ट्रेन के अंदर? तो ऐसा करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहला ऐसा बैंक है जिसने अपना ATM स्थापित किया है किसी ट्रेन के अंदर, ओके। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगला है
किस देश ने गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के इनिशिएटिव दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को अडॉप्ट करेंगे अपने कंट्री में पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए? करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, एथियोपिया। ठीक है, एथियोपिया के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने इस योजना के परिचालन मॉडल और कार्यान्वयन रणनीतियों को समझने के लिए भारत का दौरा भी किया था, जिससे यह योजना वहां अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत जून 2011 में की गई थी। इसका पहले नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समर्थन देकर उनकी आजीविका में विविधता लाने और आय में सुधार करने में मदद करना। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, एथियोपिया। एथियोपिया की बात करेंगे तो ये ईस्ट अफ्रीकन नेशन है, यानी कि ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अदीस अबाबा और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? एथियोपियन बिर। ठीक है, ये करेंसी है। आज का आखिरी प्रश्न है आपके लिए, वांगला महोत्सव या 100 ड्रम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? 100 ड्रम नाम का फेस्टिवल, जिसको आप वांगला फेस्टिवल भी कहते हैं, ये हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है सी ऑप्शन, मेघालय राज्य में। तो वांगला महोत्सव या 100 ड्रम महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ये मेघालय की गारो जनजाति का एक प्रमुख फसल उत्सव है, जिसे सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में मनाया जाता है। इस उत्सव को 100 ढोलों का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पारंपरिक ढोलों की धुन प्रमुख होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मेघालय। और क्योंकि हमने मेघालय की बात करी तो चलिए मेघालय का राज्य दर्शन कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और यहाँ पर राज्यपाल हैं चंद्रशेखर एच विजयशंकर। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं। लोक नृत्य कौन से हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट? लाहो, चाट सुकरा और नोंगक्रेम नृत्य। महोत्सव कौन कौन से मनाए जाते हैं? वांगला, बेहदीन खलम। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो दक्कन का पठार। ठीक है, भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है नोंगक्रेम उत्सव, जिसको यहाँ की खासी जनजाति सेलिब्रेट करती है। ठीक है, आप यहाँ पर मेघालय का मैप भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेघालय का राज्य दर्शन। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बना? दूसरा प्रश्न है, वांगला महोत्सव या 100 ड्रम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? और तीसरा प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी कॉमेंट में जाके लिख सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।